नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, राम राम। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली एक ऐसा उत्सव है जब गिले शिकवे भूलकर हम सब आपस में गले मिल जाते हैं और एक दूसरे को प्रेम स्नेह के रंग में रंग देते हैं। भारत की ये परंपराएं ही तो हैं जो विभिन्नता में एकता का ऐसा रंग बिखेरती हैं, जिनसे निकली ऊर्जा हमारे पूरे वातावरण को मानव धर्म सर्वोपरि इस भावना से भर देती है। आज एक ऐसे ही विषय के साथ आपके सामने आई हूं। ये विषय मानवता का है। प्रवासी शब्द, क्या ये शब्द सुनकर आपको भी लाचारी, मजबूरी, गरीबी का ख्याल आता है? दुनिया भर में प्रवासियों की स्थिति, उनकी तंगहाली, स्थानीय सरकारों की तरफ से उनकी अनदेखी, स्थानीय निवासियों की तरफ से उनका उपहास, ये सब मन में क्या ये सवाल नहीं उठाते कि मानवता कहीं पीछे छूटती जा रही है? ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं सुएला ब्रेवरमैन, जो कि खुद तो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन जब वो कहती हैं कि प्रवासियों का ब्रिटेन में प्रवेश घुसपैठिया हरकत जैसा है, तब हम सभी भारतीयों को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम सब एक ऐसे खुशहाल समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां सुविधाएं हो, संपन्नता के रास्ते में सरकारी अड़चनें कम से कम आए। लेकिन बात जब भारत के भीतर ही प्रवासियों के साथ भेदभाव, उन पर हमलों की आती हैं, तो ये खबरें सुर्खियां बनाने लगती हैं। ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? एक गरीब राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता है, लेकिन उसे लगातार अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही होती है। इन दिनों तमिलनाडु में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहां काम कर रहे प्रवासियों को अपनी सुरक्षा की चिंता है। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे और इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे, और आसानी भी होगी कि देश में प्रवासियों की स्थिति क्या है और इससे क्या फायदे और नुकसान होते रहे हैं देश को। किसी ताज़ा सरकारी आंकड़े के अभाव में हम आपके सामने ये आंकड़े रखते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। तो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि भारत में 45.36 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं। लगभग 37% लोग प्रवासी मजदूर हैं। इनमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले और अपने ही राज्य में प्रवासी मजदूरी करने वाले दोनों तरह के मजदूर शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारतीय कामगारों की संख्या 48.2 करोड़ थी। 2016 के आर्थिक सर्वे के अनुसार कामगारों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो गई। 2016 के आंकड़े अनुसार इनमें से सिर्फ 20% ही प्रवासी थे, या संख्या लगभग 10 करोड़ थी। 2016-17 के आर्थिक सर्वे में कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रवासी कामगार गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, गौतम बुद्ध नगर, इंदौर, भोपाल, बेंगलुरु, थिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड, कोयम्बटूर में है। और सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, राजस्थान के चुरू, पाली, बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, झारखंड के गुमला, लोहरदगा, धनबाद और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से देखे जाते हैं। केंद्रीय आवास शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के 2017 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 17 जिलों के 25% पुरुष प्रवासी कामगार हैं। इनमें 10 जिले यूपी के और 6 बिहार के, 1 उड़ीसा के हैं। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो ये बताते हैं कि वर्तमान में जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है वो क्या है, उनकी स्थिति क्या कहती है। कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, लेकिन इस योगदान को जिस सम्मान के साथ लेना चाहिए समाज की तरफ से या फिर राजनेताओं की तरफ से भी, ये लगातार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। इस बेहद ही खास मसले पर आज हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ चुका है। उनका वार्म वेलकम करेंगे और उनसे परिचय भी आपका कराएंगे, लेकिन दर्शकों से मेरी ये अपील है कि आप इस
प्रवासियों की स्थिति के मसले पर तमिलनाडु में ये जो प्रवासियों की सुरक्षा की चिंता की बात हो रही है या फिर वो वहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि उन पर हमले किए गए हैं या फिर हिंदी भाषी होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है, कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इसके बावजूद एक डर का माहौल तमिलनाडु में देखा जा रहा है मजदूरों में। और कुछ आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में ही लगभग 2000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो वहाँ से चले गए हैं। कुछ लगभग 20,000 यूनिट्स में जो काम करते थे मजदूर, उनमें से 2000 की संख्या बताई जा रही है। रेलवे के ये आंकड़े हैं कि वो पलायन वहाँ से चले गए हैं छोड़कर काम। तो ये क्या मसला है, क्या स्थिति बनी हुई है प्रवासी मजदूरों की तमिलनाडु में, और क्या ये राजनीति के तहत कोई साजिश तो नहीं की गई है? जो पैनल हमारे साथ बना हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से धनंजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। और हमारे साथ गुरमीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत गुरमीत जी। और हमारे साथ जिगर दोषी एक लंबे समय के बाद जुड़ रहे हैं, स्ट्रेट टॉक में पहली बार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जिगर जी आपका भी। शुरुआत में धनंजय जी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि बिहार की है, तो ये कहा जाता है कि यूपी और बिहार के लोग ही जो है प्रवासी मजदूर है, और कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है बहुत ही दयनीय लंबे समय से जो है देखने को मिल रही है। और तमिलनाडु का जो ताज़ा एपिसोड है ये बताता है कि सुरक्षा की जो चिंता है जो शुरुआत में थी अभी भी वैसी बनी हुई है। धनंजय जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी 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 जी। सबसे पहले तो शुभकामनाएं होली की आपको, हमारे पैनल में जो 2 साथी हैं उनको और आपके दर्शकों को। जी। ये जो प्रवासी मजदूर की जो समस्या है वो आज की नहीं है, ये पता नहीं कब से है। इसका आकलन जो है बड़ा आसान नहीं है। जैसे आपने कहा कि ताजा आंकड़े नहीं है 2011 के और कुछ आर्थिक सर्वे के नहीं है, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के आंकड़े आपके पास हैं। देखिए, पहले गिरमिटिया मजदूर का जिक्र आता है, और गिरमिटिया मजदूर वो थे जो यूपी बिहार के लोग कॉन्ट्रैक्ट पे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है अपने जो दूसरे और उनके देश थे जहाँ पे उनका कब्जा था, उनका शासन था, वहां ले जाते थे गन्ने की खेती के लिए या और दूसरे किस्म की मजदूरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते थे। ज्यादातर उसमें जो है यूपी और बिहार के लोग थे। मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि देशों का जिक्र आता है, जहां आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है बड़ी अच्छी स्थिति में आज वहां है। साउथ अफ्रीका में बड़ा जिक्र आता है, जहां गुजरात के भी लोग थे, गांधी जी भी वहां गए थे और गांधी जी ने आंदोलन किया हो। तो जाहिर है जहां से लोग जाते हैं तो वही लोग जाते हैं जहां के लोग पिछड़े होते हैं, रोजगार की तलाश में दुनिया में इधर उधर भटकते हैं। और केवल मनुष्य नहीं भटकते हैं, पशु पक्षी भी भटकते हैं। पक्षियों का तो अक्सर आता है कि कहां से कितनी यात्राएं करके बिना रेल जहाज के चले जाते हैं पक्षी, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान के पक्षी दूसरे जगह जाते हैं। क्योंकि दुनिया जो है, धरती जो है वो सबके लिए है। ये सूरज, ये संसाधन हमने भले देश बना लिए, सीमाएं बांध ली, लेकिन ये धरती तो सबके लिए है। अभी दुख का विषय है कि प्रवासी मजदूर जो है वो हर जगह प्रताड़ना का शिकार है। भारत से, चाहे वो पंजाब से लोग जाते हैं, हम अभी तो थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, लेकिन पहले हम सब जानते हैं कि पंजाब भारत का बहुत विकसित राज्य है, केरल बहुत विकसित राज्य है। बावजूद वहाँ के लोग जो है, केरल के लोग, ये जो मध्य एशिया के देश हैं, सऊदी अरब जैसे देश है, वहां जाते हैं। पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो कबूतर उड़ाने वाली प्रथा जो है हम सुनते रहते हैं। बिहार के मजदूर जो है दुनिया में जाने के बजाय ज्यादातर जो है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं। उसमें पंजाब का बहुत ज्यादा नाम था, अभी पंजाब में कम लोग जाते हैं, अभी ज्यादातर लोग जो है वो आ रहे हैं, साउथ के स्टेट्स में भी जा रहे हैं। और आज की बात यह है कि जब आप तो ये भी सुनते हैं कि कश्मीर में कहीं जब जो है दूर दराज कहीं आतंकवादी किसी व्यक्ति की हत्या करता है, वो भी बिहारी पाया जाता है। तो
तो ये जो है वो तो बिल्कुल स्थिति है, और ये स्थिति इसलिए भी है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि गरीबी है, गरीबी की वजह से वहां से लोग जाते हैं। दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि गरीबी की वजह से तो जाते हैं, दूसरा ये भी है कि मनुष्य इसलिए भी जाता है कि उसको कहीं घूमना अच्छा लगता है, और जहां जाता है वहां अच्छा सा माहौल मिलता है तो उसको लगता है वहीं रह जाता है, क्योंकि वो मानता है कि पूरी धरती जो है हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो उस परंपरा के हैं जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, कि पूरी वसुधा जो है हमारी, हमारा परिवार है। अब आप तमिलनाडु की बात की, तमिलनाडु की बात थोड़ी सी अलग है फिलहाल। ये बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु में कभी किसी जमाने में हिंदी विरोध हुआ करता था, वो राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन आज जो अभी जो घटना हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पुराने वीडियोज को वायरल किया गया है, और बीजेपी के जो कोई प्रवक्ता है, कुछ उनके जो गोदी मीडिया टाइप जो है अखबारों के संपादक पत्रकार हैं, उन लोगों ने वायरल किया है। वास्तविक घटना ऐसी नहीं है। कल मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार से जो है डीएम के एक सांसद टीएस बालू मिलने आए थे बिहार। यहाँ से लोग गए बिहार से तमिलनाडु और जाकर के बात की वहां के मंत्री से। मैं तो 2-3 पत्रकारों को देख रहा हूँ, बिहार के पत्रकार है जो यूट्यूबर है, वो गए तमिलनाडु, वहां बात कर रहे हैं। तो वहां वो स्थिति नहीं है। अब जिस देश में मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, यहाँ भी अक्सर घटनाएं होती, सुनते आए थे लोग, सुनते रहते थे लोग कि मराठियों ने, मराठीवाद के नाम पर राज ठाकरे की पार्टी ने या शिव सैनिकों ने मारा ये बिहार के लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये घटना होती है प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखता हूँ कि हमारे गांव में भी, दूसरे गांव से जब लोग आके जो बसते हैं, उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रहता। सब बिहारी वहां। बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है जी धनंजय जी, ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, इसलिए माफ कीजिएगा, रोकना पड़ रहा है मुझे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना और नकारात्मक सुन लीजिए ना, आप बोलिएगा ना भाई, बैठिए ना। केवल नकारात्मक राजनीति करना, बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहां की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। अगर ऐसी कोई बात अगर हुई भी होगी तो सरकार जो है उन दोषियों को बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी महोदय। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना भी होती है तो बिहार की सरकार, ना ही तमिलनाडु की सरकार इसे बर्दाश्त करेगी, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बातचीत भी तभी हो रही है, और मजदूरों से भी बात की है एमके स्टालिन, जो कि वहाँ के तमिलनाडु के सीएम हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। आपने धनंजय जी की बात सुनी, और मैं चाहती हूँ कि जिगर जी आपसे भी सुन लेती हूँ। धनंजय जी ने मुंबई की पृष्ठभूमि रखी, महाराष्ट्र की, आप गुजरात से हैं। गुजरात में भी भारी तादाद में प्रवासी मजदूर जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जाता है, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ये जानते हुए भी कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इसे फैलाया जा रहा है, और एक डर का माहौल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि एक तैयार कर दिया गया है। जिगर दोषी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक डर का माहौल जब फैलाने की कोशिश होती है कहीं पर भी एज अ पॉलिटिकली ड्रिवन एजेंडा, तो मेरे ख्याल से कोई भी लोगों को डर में जीना पसंद नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, जिन्हें काफी सारी पृष्ठभूमि बांध दी है, मेरे ख्याल से जब माइग्रेंट वर्कर की बात आती है, तब हमारे देश में एक चीज हमेशा देखी गई है कि जो बहुत ही दबा कुचला हुआ या पिछड़ा वर्ग है, वही लोग ज्यादातर माइग्रेट होते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने लिए काम ढूंढने जाते हैं। जब वो अपनी जड़ों से निकलकर बाहर जाते हैं तो हमेशा वो दूसरी जगह एक ही चीज की चाहना रखते हैं कि वहां पर उनको सुख के साथ, काम के साथ शांति मिले और सलामती मिले। अब जहां तक ये पूरे मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि जैसे ये फेक वीडियो जो भी वायरल हुए, पूरा जो मुद्दा है वो वहां से शुरू होता है कि किसने वायरल किए। पहला प्रश्न मेरे ख्याल से वहां पर आता है। तो अगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्यवाही करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनको कुछ ये जो सारी बातें फैलाने की कोशिश की गई उसका उनको पूरा हल मिलना जल्दी से शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ ये भी मुझे लगती है कि एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि शायद एक डर फैलाना या डर की अफवाह फैलाना हमारे वहां बहुत आसान है,
और उसमें क्या कहीं कोई प्रांतवाद की जड़ें छुपी हुई है, क्या कोई भाषावाद की जड़ें छुपी हुई है, या कोई पॉलिटिकल जड़ें छुपी हुई है, वो तो आने वाला वक्त या समय ही बताएगा। पर सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को ही भुगतना पड़ता है, और दिक्कत हमेशा छोटे लोगों को या गरीब लोगों को ही आती है, हमने हमेशा देखा है। रही तीसरी बात की, जहां तक बात है माइग्रेंट वर्कर के ऊपर जो हमले हुए हैं या नहीं हुए हैं, दोनों सरकारों ने उसको बिल्कुल खंडित किया है सिरे से। वो बात बिल्कुल सही है कि खंडित करना ही चाहिए ताकि ऐसी और कोई घटना ना हो और आगे जाके और कोई बड़े डिस्प्यूट ना हो जाए। पर इसके पीछे कौन या क्या कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले जब एम के स्टालिन जी का बर्थडे था और 70वां बर्थडे के जब उनका जो जन्मदिन था, उस दिन सारे विपक्षी नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे। क्या उसके पीछे ऐसे भी कोई कारण हो सकते हैं राजनीतिक या पॉलिटिकल? उसको भी तो देखना चाहिए। पर जहां तक मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल से अगर वो फेक वीडियो फैलाने वाला पूरा जो लिंक है जो जगह से शुरू हुआ, उसको खंगालने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बहुत जल्दी उत्तर मिल जाएगा कि और कौन कर रहा है, मंशा क्या। ये मन बहुत ही डरावनी है, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि में भी बहुत है। अगर केवल मैं सिर्फ सूरत की बात करूं तो सूरत में ही 40 लाख से ऊपर लोग हैं जो यूपी और बिहार से आते हैं और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल है या डायमंड इंडस्ट्रीज है, वहां पे काम करते हैं। और वो हमेशा सबसे बड़ी चीज गुजरात में यही पाते हैं कि यहाँ पर शांति है, सलामती है, और जब शांति और सलामती उनका माहौल उन्हें मिलता है तो वो प्रोग्रेस करते हैं। साथ में यहाँ गुजरात का भी प्रोग्रेस होता है और वो उनका खुद का इंडिविजुअल प्रोग्रेस करके वो पैसे अपने देश में, अपने प्रदेश में भेजते हैं। पूरा एक इको सिस्टम, ये इको सिस्टम को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार है। इसके पीछे केवल और केवल अगर राजनीतिक भावना है, अगर हम इसको प्रांतवादी भाषावाद से न जोड़े और केवल अगर राजनीतिक मंशा के तहत अगर ऐसी कोई चीज की गई है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये फेक वीडियो जहां से फैला है, वो वहां से अगर शुरुआत हो तो शायद कोई ना कोई सुराग या कोई ना कोई बात जरूर प्रशासन को मिलेगी और वहीं से उसकी जड़ पता चलेगी। ये किसी तरह से फैलाने लायक बात नहीं है। जी जिगर जी, आपने सही कहा है और मुझे लगता है कि तमिलनाडु सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अभी मैंने ये भी खबर देखी थी कि बीजेपी के प्रमुख जो हैं वहाँ के तमिलनाडु के, उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है। गुरमीत सर के पास जाते हैं। गुरमीत सर, आपने बात सुनी धनंजय जी की भी, जो कि महाराष्ट्र की बात भी उन्होंने रखी है और गुजरात से भी बात जिगर दोषी रख रहे हैं। ये पूरा एपिसोड आपकी नज़र में राजनीतिक एक विशेषज्ञ के नाते से आपकी नज़र में क्या लग रहा है? क्या ये चुनाव से जुड़ी कोई राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है या फिर ये जो सेंटिमेंट है, ये जो घटनाएं हैं, ये वाकई में हुई हैं और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए? घटना हुई है नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी, और अगर हुई है तो उसका स्केल क्या था, किस तरह से हुई है। जैसे अभी दोषी जी ने कहा कि जब अगर जड़ तक पुलिस पहुंचेगी या प्रशासन पहुंचेगा तो उसका खुलासा हो पाएगा। अभी तो आज की स्थिति में तो सरकारें खंडन कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ये विषय इस तरह से उभरा है तो उस मूल में कोई ना कोई बात जरूर रही होगी जहां से ये बात की शुरुआत हुई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं, अगर आपको याद हो, बेंगलोर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हुई थी, उससे पहले आसाम में हो चुकी हैं। अभी महाराष्ट्र का उन्होंने बताया कि राज ठाकरे की पार्टी ने एक बार ये कहा था कि जो भी हिंदी बोलेगा उसको हम नहीं बोलने देंगे। तो ऐसी घटनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस प्रकार के डिविजन्स हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर तमिलनाडु में आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय नहीं खोल पाई सरकार, जो सारे राज्यों में है। केवल एक तमिलनाडु है जहाँ नवोदय विद्यालय नहीं खुला। राजीव गांधी के समय में जब नवोदय विद्यालय खोले गए, जो अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बस एक धारणा बन गई कि उसमें कोई हिंदी को बढ़ावा मिल जाएगा। तो इस तरह की सच्चाइयां तो हैं हमारे देश में, जहां पर हम क्षेत्रीय स्तर पर और भाषाई स्तर पर, हमारे यहाँ राज्यों का गठन ही भाषाई स्तर पर हुआ है, आप जानते हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश और बिहार से आप जानती हैं बहुत सारे लोग हुए थे। और होता क्या है कि जैसे वो कोई भी आदमी अपनी खुशी से तो घर छोड़ता नहीं, वो कामकाज की तलाश में जाता है और वहां पर वो रहता है। तो धनंजय जी कहीं तक घूमने के लिए जाते हैं, नहीं लगता कि मजदूर जो है वो उनका प्रायोरिटी ये रहती होगी कि वो इस दृष्टि से आते होंगे। वो इनिशियली तो मजबूरी में ही जाते हैं, वो तो तमाम देशों में तो जाके प्रधानमंत्री भी बन गए। ऐसे तो फिजी में भी अभी आप विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, आप जानती हैं, कुछ दिन पहले वहां पर प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने अन्य देशों का जिक्र तो किया ही, मॉरिशस वगैरह का। तो जाते हैं और बहुत मुश्किल स्थितियों में रहते हैं। अब होता क्या है, जो मैंने देखा खासतौर पे पंजाब में, कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास साधन नहीं है तो उसका रहन सहन उस तरह का होगा। कई बार कुछ आपराधिक घटनाओं में उनकी संलिप्तता होने से एक इमेज बन जाती है। काम तो वो करते हैं लेकिन एक धारणाएं हम ऐसी बना लेते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो एक बुरी स्थितियों में रहते हैं, साफ सफाई और तमाम चीजें।
तो उस वजह से एक धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है, अभी मैं 2 दिन पहले अहमदाबाद में था और जिस जगह में था वहां पर एक गगनचुंबी इमारतें बन रही थी और सुबह सुबह मैंने देखा कम से कम 15वीं मंजिल पे मजदूर जो है 5 बजे काम करे थे और वो निश्चित ही अगर उनको मैं पूछता जाके कि आप कहाँ के हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार के होते। इतनी ये जो आलीशान और इतनी जो गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, बहुत बार मैं सोचता हूँ कि ये जो मजदूर हैं अगर ये ना हो तो ये किस तरह से बने। और वहां पर फिर मुझे पता लगा उन्होंने जाली लगा रखी थी नीचे, तो वहां जो जिनके पास मैं गया था उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ महीने पहले कोई दुर्घटना हो गई थी जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई, वो गिर गए और तब एमसी ने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां पर वो लागू कर दिया। तो ये भी एक पक्ष है जो हमें देखना चाहिए, जो वो लोग कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं और सबसे अधिक व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी जान माल की, जैसे दोषी जी ने कहा, अगर आपको अपनी जान माल की गारंटी है तो जीवन यापन तो व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं से कैसे तैसे कर लेता है। लेकिन अगर उस जान माल, उसको अगर यही गारंटी नहीं है कि जी मैं जो कमा के जा रहा हूँ वो कोई छीन नहीं लेगा, माल का मतलब ये हो गया, और जान उससे भी आगे हो गई है ना, कि आपको अगर यही गारंटी नहीं है 10 लोग आके आपको मार देंगे अचानक से, तो वो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित ही हमें इस चीज को समझना चाहिए जी। जितने भी वर्ग खासतौर जी, लेकिन राजनीतिक साजिश से क्या आप इनकार करेंगे? एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन मैं संक्षेप में जानना चाहूंगी कि क्या राजनीतिक साजिश से आप इनकार करेंगे? एक ब्रेक ले लेते हैं इससे पहले कि हम गुरमीत सर से ये बात समझने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद लौटते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमें संपर्क जरूर करें और अपनी बात यहाँ पर स्ट्रेट टॉक के दौरान जरूर उठाएं। तो क्या प्रवासियों की मजबूरी पर राजनीति हो रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और या तमिलनाडु में वाकई में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुरक्षा एक चिंता का विषय है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये आपसे जानने की कोशिश कर रही थी गुरमीत सर कि क्या ये राजनीतिक साजिश हो सकती है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, पिछली बार भी जब बिहार में विधानसभा चुनाव थे तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का जो एपिसोड है वो भी हमने देखा था और बाकी जगहों से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे 2024 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, राज्यों के भीतर इस तरह की घटनाएं का बढ़ जाना या फिर फर्जी खबरों का आगे आना क्या इशारा कर रहा है? देखिए, निश्चित ही मैं वही कह रहा था जाने से पहले कि एक शेर है, सरहद पे फिर तनाव है, लगता है देश में चुनाव है ना। तो वो तो चुनाव के कारण इस प्रकार की चीजों का होना कोई नई बात नहीं है। और आप देख रहे हैं इवन पंजाब में भी पिछले दिनों कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उसको भी इस तरह से जोड़ के देखा जा रहा है सांप्रदायिकता की दृष्टि से। और यहाँ की क्षेत्रवाद की जो कई बार राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और उसकी वजह से कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैं ये तो नहीं मानता कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो जानबूझ के देश में आग लगाने की अब कोशिश कर रही होंगी, और भगवान करे ऐसा ना भी हो, क्योंकि ये ऐसा सच ना हो। लेकिन गुरमीत सर, जैसा कि जिगर जी ने कहा कि जिस दिन एमके स्टालिन का बर्थडे मनाया गया और उस दिन विपक्षी एकता की बात हुई, एक ही मंच पर तेजस्वी जी थे, एक ही मंच पर एमके स्टालिन थे और बाकी भी फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग विपक्ष को एक करने की कोशिश, और उसके बाद से इस तरह की घटनाओं का सामने आना क्या विपक्ष में एक नई मुश्किल पैदा करने की कोशिश? जी, कड़ियां तो जुड़ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, क्योंकि तेजस्वी वहां पर गए और वो बिहार से हैं, बिहार के मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं जो अब टारगेट पे कहे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, वहां पर जो सरकार है वो तो एमके स्टालिन की है और अगर वो निष्पक्ष जांच होगी तो फिर वो चीजें सामने आ सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी और दल की सरकार है। तो अगर वो पूरी पारदर्शिता से जांच हो और सारे तथ्य सामने हो तो ना सिर्फ इस घटना की सच्चाई पता लगेगी, बल्कि अगर सरकार इस मामले में एक एग्जेम्पलरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो आगे भी लोग इससे एक भयभीत होंगे और डरेंगे, जो लोग शरारती तत्व होते हैं या जो समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो बच जाते हैं तो फिर उनके हौसले बढ़ते हैं। अगर आज की तारीख में इतनी तकनीक है, आप जानते हैं कि आग लगाना बहुत आसान है सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले भी मुझे याद है बेंगलोर में इस प्रकार से एक घटना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हुई थी कई जगह नॉर्थ, तो वो भी इस तरह से सोशल मीडिया के अपने लाभ और नुकसान है। लेकिन यहाँ पर चीजों को एक बार आपको मालूम है जो मीट वाली भी जो झूठी खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें जो फैलाई गई थी, जो कि बाद में पाया गया कि वो मीट था भी नहीं गाय का और वो व्यक्ति मारा गया उस चार के नाम पे। तो सोशल मीडिया और अन्य जो आजकल साधन है उनके माध्यम से बहुत आसान हो गया आग लगाना। यही वजह है जब भी कहीं कुछ दंगा होता है, कुछ होता है, तो आजकल मैंने देखा सबसे पहले मोबाइल टावर जाम होता है, जाम किया जाता है।
कि वो ना फैले। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर ये बड़ी चुनौती है, और इसकी जो इस चुनौती की आवाज जो है वो विदेशों में भी उठ रही है कि क्या वजह है कि भारत में बार बार इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद करनी पड़ती हैं या फिर बाधित करनी पड़ती हैं। क्या इस तरह का माहौल यहाँ पर जो है वो ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है? धनंजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि गुरमीत सर ने कहा कि जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एमके स्टालिन की तरफ से कोशिश की गई है। एमके स्टालिन खुद गए हैं, मजदूरों से मिले हैं, उनको आश्वासन दिया गया है कि आपको सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सरकार आपके साथ है। तो ये एक बड़ा कदम लगता है तमिलनाडु की गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, बिहार सरकार ने भी कार्रवाई की है, और कुछ जो लोग वहाँ बिहार के जमुई जिला है वहां से एक लड़के को पकड़ा गया है। तो दोनों सरकारें सतर्क हुई है, दोनों ने काम किया है। लेकिन ये छोटी सी अगर कोई ऐसी घटना हुई, एक तो ऐसी घटना हुई नहीं, जो वीडियो जो दिखाए गए हैं वो स्पष्ट हो गए हैं, वो जाहिर कर दिए गए कि फर्जी है, वो वीडियो सही नहीं थे, लोकल वीडियो थे, लोकल घटनाएं कुछ हुई थी, उसमें बिहारी और तमिलनाडु वाली बात कहीं नहीं थी। लेकिन अगर कहीं कोई हल्की फुल्की मारपीट भी हुई है, ऐसी होती रहती है कहीं भी, तो उसको भाषा के नाम पे या उसके नाम पे उछालना जो है गलत है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है नफरत का, और हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पे राजनीतिक पार्टियां हमेशा इसका लाभ उठाती है, चाहे भाषा के नाम पे करे या प्रांत के नाम पे करे, या आम आदमी इस तरह की लड़ाइयों में कमतर शामिल होता है। ज्यादातर ये मामले जो है राजनीतिक होते हैं जी। अब देखिए, इस पे कभी हम चर्चा नहीं कर पाते हैं कि 2.5 लाख लोग 2022 में उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले सब प्रवासी मजदूर नहीं है। प्रवासी मजदूर तो बेचारे कैसे कैसे जाते हैं संकटों के बीच में, और लेकिन जिन्होंने नागरिकता छोड़ी वो तो खुशी खुशी गए जी। और अब जो मजदूर की बात आती है, तो मजदूर जहां जाते हैं, अगर वहां से लौट आएंगे तो मजदूर किसी प्रदेश पे, किसी समाज पे बोझ नहीं है। मजदूर अपना काम करते हैं और बदले में कुछ मजदूरी मिलती है और पेट भरते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि महाराष्ट्र में जो दुर्घटना हुई थी उस समय नासिक वगैरह में जो राज ठाकरे की पार्टी ने बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की थी, उसके बाद नासिक इलाके में कई सारे छोटे मोटे कल कारखाने बंद हो गए थे जी। कई सारे मराठी उद्योगपतियों को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि जो मजदूर भाग करके गए वो लौट करके नहीं आए। ये चिंता तमिलनाडु के उद्योगपतियों को भी है। इतने सारे मजदूर बिहारी मजदूर भाग आए जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां के लोगों को। आप सही कह रहे हैं, और ये चिंता दिख रही है। सवाल है, राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई है। देखिए, आजादी के समय हम लोगों ने एक राजनीति देखी, पढ़ी कि राजनीति देश को, समाज को सुधारने का काम कर रही है। लेकिन अब कुछ सालों से हम जो राजनीति देख रहे हैं वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है, दंगा भड़काने का काम कर रही है। हम जब इसको अपने कॉलेज के जमाने में थे, 1984 में हमने पटना में देखा है वो जो दंगा हुआ था कि किस तरह से वहां उसमें राजनीति की गई, लोग शामिल हुए। तो ये राजनीति जो है बड़ी बुरी स्थिति में अभी है, और ये कैसे सुधरेगी ये चिंता का विषय है। मुझे प्रवासी मुद्दों से हटकर इन सब जी बिल्कुल घटिया हो जाना चिंता का विषय है जी। एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं वो क्या यहाँ पर बात उठाना चाहते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये तीनों विशेषज्ञों को और आपको भी होली की मुबारक हो। परमात्मा आपको स्वास्थ्य दे और सब खुश रहें। नेहा जी, आज के विषय के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत में लोग अपने काम के लिए, मजदूरी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बहुत सालों से जाते रहे हैं। 60s की मेरे को बात याद है। उस वक्त सबसे पहले ये बात जो थी इसकी समस्या के रूप में उभरी थी जब महाराष्ट्र में लोगों ने, केरला से जो लोग आते थे केरल से, वो वहां पे कपड़े की ढेरियां, कपड़े के ठेले लगाया करते थे 50-60s में। तो उनको उन्होंने सबसे पहले परेशान करना शुरू किया था। तो तब ये समस्या जो थी ये सामने आई थी। लेकिन उसके बाद एकदम मैं आज की बात करूंगा। मैं समझता हूं नेहा जी, आज की तारीख में भारत में ये जो लोग, प्रवासी लोग जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, अब असल में उनका सम्मान होता है। अब लोगों को समझ आने लगी है पिछले 10-20 सालों में कि बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से ये जो
जो मजदूर आते हैं ये केवल अपने लिए नहीं आते, ये देते भी हैं। ये खाली लेने नहीं, ये देने भी आते हैं। इन्हीं के सिर पे हमारे भी बिजनेस, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क, हमारा फार्म वर्क, ये सब में हमारा इनका योगदान है। कभी कभी तो देखिए हंसी में वो कहते थे पंजाब में, एक बिहारी 10 पे भारी। तो उसका ये मतलब था कि जो काम एक बिहार से आया हुआ बंदा करता है वो तुम्हारे 5 लोग नहीं कर सकते। क्यों? थोड़ी देर पहले धनंजय जी ने कहा था कि उसने सरची गुरमीत सिंह जी ने कि देखिए सुबह 5 बजे उठ के वो लोग अपना काम शुरू कर देते थे। तो गीत जी, नेहा जी, ये जो लोग आते हैं दूसरे प्रदेशों से, ये काम जो है उसको खाली मजदूरी ही नहीं, उसको ये समझ के चलते हैं कि ये हमारी जीवनी है, उस काम का वो सम्मान करते हैं। आखिरी बात नेहा जी, मैंने किसी प्रदेश में अभी तक, गुजरात में भी जाते हैं हमारे प्रवासी लोग, पंजाब में आते, हरियाणा में आते, कभी मैंने किसी प्रदेश में इनकी वजह से कोई गुनाह नहीं होते, इनकी वजह से कोई वहां पे क्राइम्स नहीं होते। ये केवल अपनी एक छोटी छोटी कॉलोनी, छोटे छोटे समुदाय बना के रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं और बड़े फोकस्ड रहते हैं। जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं, शाम को अपने घर पे जाके वही आधा कच्चा मकान जिसको बना रहे होते हैं उसी में बैठ के चूल्हा जला के रोटी बना लेते हैं। तो कहने का ये मतलब ये है कि ये जो अपने इमिग्रेंट्स हैं अब इस वक्त हमारे भारत में ये एक इकोनॉमिक यूनिटी बन गए हैं और ये इकोनॉमिक यूनिट्स, इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो अब लोगों को समझ आने लग गई है और लोग इनका सम्मान करते हैं। आखिर पे आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि कुछ स्टेट्स में ये राजनीतिकरण हो रहा है इनके कारण। हो सकता है नेहा जी के कुछ जो लोकल जो चुनिंदे लोग हैं शैतानी करने वाले, वो वातावरण को खराब करने के लिए इन असहाय लोगों को जो जाके परेशान करते होंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि भारत में इन मजदूरों का सम्मान है और इनको अब सुरक्षा भी है, लेकिन थोड़ी बहुत इनके बारे में चर्चा होना जो है वो बहुत जरूरी है। माध्यम में अपने जो है जर्नलिस्ट जो है, आप जैसे तीनों भाई विद्वान लोग आके बता रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मजदूर लोग हैं इनकी क्षमता क्या है और इनके बिना काम कैसे नहीं चलेगा। आखिर पे नेहा जी एक छोटी सी बात बताऊं, ये देखिए हर साल 1.25 लाख के करीब इमिग्रेंट्स जो है ये मैक्सिको से शिकागो आते हैं और शिकागो में 80% रुक जाते हैं, 20% आगे कनाडा की तरफ चले जाते हैं। हर साल आते हैं, लेकिन इनका सम्मान ही होता है, कोई ये नहीं कहता कि इनके आने से कोई समस्या बड़ी है। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद आपके तीनों विशेषज्ञों को। भारत माता की जय हो। जी, भारत माता की जय और होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। तो ये सतीश जी थे जो शिकागो से बात कर रहे थे और इनकी कई बातों पर भी हम और समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मैक्सिको, कनाडा और शिकागो की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जो देखने को मिल रहा है प्रवासियों को लेकर, वहाँ की जो गृह मंत्री बयान देती हैं, इस पर भी चिंता की बात वहाँ पर देखी जा रही है, आलोचना की जाती है वहाँ पर सार्वजनिक रूप से। ये बड़ी बात है ब्रिटेन के लोकतंत्र की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या देश के भीतर राजनीति की जा रही है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। जिगर दोशी जी, आपके पास आना चाहूँगी कि आपने गुरमीत सर की भी बात सुनी, आपने धनंजय सर की भी बात सुनी। कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश से इनकार भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये राजनीतिक साजिश तभी है जब वहाँ पर संवेदनशीलता है और इस संवेदनशीलता पर क्या काम नहीं हो सका है। इस वजह से इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो इतनी जल्दी जो है डर का माहौल पैदा करने में कामयाब हो जाती है। जिगर जी। जी बिल्कुल, देखिए एक विडंबना रही है हमारे देश में या समाज में कि जब भी कोई अफवाह फैलाई जाती है वो बहुत धड़ल्ले से, बहुत जबरदस्त तरीके से फैल जाती है और डर का माहौल
तुरंत खड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज की तारीख में गुरमीत जी ने एक बात कही वो बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी का माध्यम इतना जबरदस्त हो गया है, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त हो गया है कि जब कहीं भी अगर कोई भी प्रकार की अफवाह फैलानी हो तो आज की तारीख में पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जल्दी और स्पीड से अफवाह फैलती है और वो बात लोगों के सहन लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। अब जहां तक बात आती है कोई भी चीज को फैलने की तो मेरे ख्याल से उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रवासी मजदूर जो भी है चाहे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में वो काम नहीं जाते हो या कहीं हर देश में जाते हो चाहे यूरोप से यूके कनाडा की बात की हर जगह मेरे ख्याल से मुझे एक मुद्दा ये साथ में प्रमुख ही लग रहा है कि हर एक जगह उनकी सलामती के लिए अलग से नियम और कानून बनने चाहिए जो अब भी है उसको और ज्यादा करना चाहिए जी। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होगा तभी जाकर कुछ उनको भी सलामती की भावना जरूर मिलेगी और तभी जाके उनके लिए कोई अच्छा काम हो पाएगा ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अब देखिए अगर यूएसए में भी कई बार हम लोग ऐसे खबरें पढ़ते हैं रेसिज्म की वजह से जो बातें सामने उठकर आती है तो वो कोई भी घटना होती है उसमें आपका एजुकेशन आपकी डिग्री है आप क्या काम कर रहे हो वो देख के आपके साथ घटना नहीं होती। आप चाहे पीएचडी होल्डर हो या चाहे आप कोई छोटी मोटी या बेकरी में काम कर रहे हो जब घटना होती है तब वो व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर है उसके मानस तल पर उसके मन पर बहुत जबरदस्त आघात होता है बहुत ज्यादा उसके प्रत्याघात होते हैं। मुझे लगता है लोकल लोगों को अगर हमारे देश में बाहर से बिहार से यूपी से लोग गुजरात में पंजाब में तमिलनाडु में कहीं पर भी काम के लिए पूरे तो उनका सम्मान इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं ना कि वो आपको कंपटीशन देने आए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे जो काम पहले नहीं हो रहा था वो काम आकर वो कर रहे हैं और वो काम आकर चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो चाहे फैक्ट्री में मैंने गुजरात में बहुत देखा है कि हम लोग जबकि जो भी फैक्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग होती है तब मिलते हैं तो एक बात बहुत कॉमन निकल के आती है कि अगर ये लोग नहीं होते तो क्या हम लोग इतना बड़ा प्रोग्रेस गुजरात में कर पाते। तो मेरे ख्याल से एक बात जब सम्मान की भावना आती है उनको बहुत ज्यादा अच्छे से सलामती देने की भावना या उस तरीके के जो कानून है वो वही सरकार को बनाने चाहिए चाहे वो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों की सरकारें हो या फिर विदेश में भी किसी भी सरकार हो। मुझे लगता है कि ये लोग कंपटीशन नहीं देते ये लोग आपकी जो इकोनॉमी है उसको फायदा देते और आपके बहुत सारे काम का बोझा वो अपने सर पर ले लेते उसके बदले में वो अपनी मजदूरी या वो अपना मेहनताना जो लेकर जाते हैं बस वही लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका सम्मान उनकी सलामती सबसे बढ़िया और अहम मुद्दा होना चाहिए। जी आपने कहा लेकिन जिस तरह से हमारे दर्शक ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो है सम्मान बढ़ा है जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उनकी समझ है तो आपको गुजरात की परिस्थिति क्या लगती है सम्मान बढ़ा है और उनको ज्यादा समाज में जो है वो स्वीकार्यता मिली है? बिल्कुल यहाँ पर गुजरात की अगर मैं लोकल बात करूं तो सम्मान काफी बढ़ा है उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि प्रवासी मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों के अंदर और बहुत सारे ऐसे मजदूर भाई भी है और उससे ऊपर भी पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे जो अलग अलग से आते हैं और वो अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ पर काम करने के लिए बुलाते हैं सिर्फ ये देखकर कि यहाँ पर आपको अच्छे सम्मान राशि सम्मान निधि मतलब सैलरीज वगैरह और बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको सलामती की भावना भी मिलेगी। मेरे ख्याल से हर प्रदेश में अगर इसी तरीके का माहौल लागू हो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज को ये सोचना होगा कि आने वाले भाई जो है आने वाले जो बहनें हैं जो काम करने आते हैं हमारे प्रदेश में वो कंपटीशन नहीं है वो आपका इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और आपके काम के अंदर हेल्प करने के लिए आए और रोजगारी को बढ़ावा मिलता है पूरे भारतवर्ष में पूरे देश में। अगर इतनी बड़ी भावना से अगर हम इसको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी प्रांतवाद या भाषावाद उस पर हावी हो पाएगा। मेरे ख्याल से भारत एक अखंड देश है और उसी तरीके की जो भावना को लेकर सारे राज्य चलेंगे तो ये राजनीतिक साजिश भी फेल हो जाएगी ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूँ। जी आपने सही बात कही कि अगर हम सभी नागरिकों में ही जागरूकता आ जाए तो ये साजिशें तो बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती। अगर कितनी भी फेक न्यूज़ है तो उस पर उसको सच मानने से पहले बार बार से रीचेक यानी फैक्ट चेक भी किया जा सकता है। पंजाब से भी मुझे लगता है प्रोफेसर गुरमीत कुछ ऐसी ही बातें हैं कि पहले के ज़माने के मुकाबले अब ज़्यादा ऐसे मजदूरों को सम्मान मिल रहा है और हालांकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट भी नज़र आती है। प्रोफेसर गुरमीत देखिए खास तौर पे जब महात्मा गांधी नेशनल गारंटी स्कीम मैंने रोजगार मनरेगा जब आई थी तो उस समय पर बहुत सारे लोग वापस भी गए थे और उस समय रियलाइजेशन पहली बार हुआ था कि अगर मजदूर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा जी। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो मनरेगा के कारण मुझे लगता है लोगों में ये भावना बढ़ी कि हाँ उनकी यूटिलिटी है। और देखिए वो लोग एक कांस्टेंट अगर हम वैसे देखें तो आप जानते हैं हर जगह पर कोई ऐसा नहीं जो जहाँ तक कंपटीशन की बात है कि वो कोई वहां नौकरियों के दावेदार हो जाते हैं ऐसा तो है नहीं। उनकी जो जीवन स्थितियां हैं वो भी उसी प्रकार से रहती हैं हर जगह। चाहे आप दुनिया में भी देख लीजिए कई देश ये कहते जरूर है बैन लगाएंगे लेकिन वो केवल कहने के लिए कहते हैं और
उनको लीगल वो भी नहीं देते, ज्यादातर लोग इलीगल रहते हैं तो वो एक प्रकार के दबाव में रहते हैं हमेशा, उनका काम भी चल रहा है और उनको ये भी रहता है कि दबाव में रहेंगे। इसी तरह से जो लोग बाहर से आते हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं, क्या वो उन जीवन स्थितियों में जीवन यापन करना चाहेंगे एक दिन भी, तो वो नहीं होता। तो इसलिए उनका कोई जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ कोई, मैं नहीं मानता कि कोई किसी तरह की वो प्रतिस्पर्धा है। हाँ, लोगों को लगता है कि जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी चीजों में कई बार लोग रिएक्ट करते हैं और ये पूरी विषय को बिना समझे, उससे बचना चाहिए। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी है, अगर आप उसे एक अपने, मैं तो ये नहीं कहता कि आप उसे पूरी तरह से अपने में आत्मसात कर लीजिए, लेकिन अगर उसे भी आप स्पेस देंगे थोड़ा सा तो बेहतर है। अगर कई बार आप जानते हैं, अब जैसे पंजाब में हम तो यूपी में बहुत आराम से भैया शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पंजाब में उसे एक अपमान के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये अगर आप एक इस प्रकार की भावना एक दूसरे के प्रति रखेंगे, वो भी एक ही देश के व्यक्ति के प्रति, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आप जितना समर्थ नहीं है या आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है, शिक्षित उतना नहीं है, तभी वो वहां पर काम करता है और अल्टीमेटली आपके उसमें मदद ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब मनरेगा हुआ, बिहार चले गए बहुत सारे मजदूर, तो पंजाब में बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि वो फार्म सेक्टर काम करने के लिए उन्हें जरूरत थी, तो उन्होंने उसकी को समझा उस समय। लेकिन एक चीज ये होती है कि जब मैंने जैसे बताया कि आप स्पेस दें उनको भी थोड़ा बहुत, तभी वो एक सामंजस्य रहता है और सौहार्द समाज में बना रहता है। जी धनंजय जी, समय बहुत ही कम रह गया है शेष, तो मैं आपसे जाते जाते दो लाइन में समझना चाहूँगी कि बात अब हम ग्लोबल विलेज की करते हैं। भारत से बड़ी तादाद में लोग दूसरे देशों में जाते हैं एक बेहतर कल की कल्पना सपना लेकर, और भारत में ही जब इस तरह की अभी भी परिस्थितियाँ नज़र आती हैं तो क्या लगता है कि हम इस ग्लोबल विलेज का किस हद तक पार्ट बन सकते हैं? हम खुद को ये देखते हैं कि बाहर विदेशों में हमें सम्मान मिले, लेकिन देश के भीतर ही एक राज्य दूसरे राज्य आपस में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मतभेद रखते हैं। देखिए, ये राजनीतिक के अलावा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, जब पंजाब के लोग अब एजेंट रखते हैं, वो एजेंट बिहारी मजदूरों से कांटेक्ट करते हैं और एडवांस में 6 महीने की सैलरी दे देते हैं और कहते हैं कि आपको रहने खाने की चिंता नहीं करनी है, सब यहाँ मिलेगा। तो मजदूरों को बड़े सम्मान के साथ ले जाते हैं और उसका नतीजा ये भी हुआ है कि बिहार में मजदूरों की संख्या घट गई है। बिहार में काम करने के लिए आप ढूंढिएगा तो मजदूर आपको नहीं मिलेंगे और वहां अब ज्यादा पैसे देना जरूरत होगी। अगर आपको काम करवाना है, बिहार के हैं तो बिहार में ज्यादा आपको काम करवाना है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले वाली स्थिति नहीं है। बिहार में भी बहुत विकास आया है, बिहार में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। समझिए दूध पे जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक तरह से समझिए कब्जा है। दूध की ज्यादातर दुकानें, डेयरी जो है उत्तर प्रदेश के लोग और राजस्थान के लोग करते हैं। बहुत सारी चीजों पे गुजराती हैं, गुजरात के लोग यहाँ भरे पड़े हैं मुंबई में। मराठी लोग भी बहुत सारे काम करते हैं। जो सड़कों पे काम, खुदाई का काम होता है या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो ज्यादातर वहाँ पे कर्नाटक के लोग काम कर रहे होते हैं। नारियल पानी की बात कीजिएगा तो ज्यादातर जो तमिलनाडु के लोग होंगे। तो महाराष्ट्र तो ऐसी जगह है, मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश के लोग हैं, देश के बोलता हूँ दुनिया के लोग। और ये बड़े गर्व की बात है कि एक हम जो आपने ग्लोबल विलेज की बात कही, मुंबई वो दिखाई पड़ता है। और मुंबई में सौभाग्य की बात, ये अच्छी बात कही है कि वो राजनीति अब दब गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मराठी जो है अल्पमत में आ गए हैं। चलिए यही और 70% गैर मराठी लोग आ गए जी। ये आपका जो भड़काते हैं उनका एक राजनीतिक मकसद है और नागरिक इस बात को समझते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, लास्ट खत्म करूँ नेहा जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो मराठी बहुल इलाका है। 90% लोग यहाँ मराठी रहते हैं और मैं यहाँ पिछले 30 वर्षों से रह रहा हूँ। हालांकि हमने तो बाल ठाकरे जी के अखबार जो दोपहर का सामना था उसमें मैंने काम किया है, हिंदी अखबार में शुरुआत अखबार की हमने की थी। लेकिन हमने कभी इस तरह का भाव नहीं देखा कि मराठी बिहारी के तौर पे हमको किसने प्रताड़ित। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या ये राजनीति ही नहीं है जो हमें आपस में बांटती है, हमें आपस में एक दूसरे को हीन भावना से देखने के लिए उकसाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। गुरमीत जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी और जिगर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बातचीत को सार्थक बनाया, अपनी फीडबैक
फीडबैक के जरिए। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लगातार स्नेह और प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। फीडबैक देना ना भूलें neha@justbroadcasting.com पर और info@justbroadcasting.com पर। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।